अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं मुशर्रफ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मौलाना कलीम सिद्दीकी भारत के मारूफ आलिम दीन है, मशहूर मुबल्लिग और दाई। तालीम के मैदान में, सोशल वर्क में, इंसानियत के मैदान में उनका तारीखी और बड़ा कारनामा है, बड़ा काम करते हैं। लेकिन उन्हें भी यूपीएटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज दिया गया है। उस केस के ताल्लुक से अपडेट आपको बता दें पहले कि मेरठ से मौलाना फुलत अपने घर जा रहे थे। खामोशी के साथ चुपके से यूपीएटीएस ने रास्ते से उन्हें पहले गिरफ्तार किया, लखनऊ ले जाया गया और फिर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इससे पहले उमर गौतम साहब को गिरफ्तार किया गया, उन पर भी जबरन तब्दील मजहब का आरोप लगाया गया था। उसी केस से जुड़कर मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उमर गौतम के केस में 10 मजीद लोगों को यूपीएटीएस ने गिरफ्तार कर रखा है और मौका ब मौका मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से से किसी न किसी को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील, जानी मानी शख्सियत जनाब महमूद पराचा साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्यों एक एक करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। और आज जिस शख्सियत पर मौलाना कलीम सिद्दीकी की हम बात कर रहे थे, एक बड़ी शख्सियत है मुसलमानों की जिन पर बराह रास्त हाथ डाला गया है। महमूद पराचा साहब, एक एक करके मुस्लिम रहनुमाओं को, मिल्ली शख्सियतों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार करके जेल में रखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आजम खान साहब, बर्क साहब, ओवैसी साहब, उमर गौतम साहब और अब सिद्दीकी साहब, एक भी नहीं बचेगा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात। सब निशाने पर हैं और सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के, दूसरी माइनॉरिटीज के सब लीडर्स सबसे बड़े निशाने पर हैं आरएसएस और बीजेपी के। ये बात अपने जहन में हमें एकदम साफ कर लेनी चाहिए। खास तौर पे बिलखुसूस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज में, जिसमें मुस्लिम सबसे ऊपर है, तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे ये। मैं ये पूरी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अब आज तो ये सबको क्लियर हो जानी चाहिए, जब इतनी बड़ी शख्सियत, अब इसके बाद बचा कौन मुल्क में, बताइए आप। और ये काम जो हमारी कानूनी समझ है वो साफ ये जाहिर कर रही है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वजूहात से हो रहा है। इसमें 1% भी, कोई भी 1% भी कोई भी सच्चाई नहीं है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी के इलेक्शन को मद्देनजर रख के हो रहा है और उसके उसी सीक्वेंस में बहुत सारी दूसरी कार्रवाइयां भी हो रही। तो अब ये तो हो गई एक बात कि जो संविधान के खिलाफ काम कर रही है सोच आरएसएस और बीजेपी की, वो क्या रद्दोअमल कर रही है। इस पे तो हम लोगों का इख्तियार नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसीज और माइनॉरिटीज का। इख्तियार किस चीज पे कि हमारा जवाब क्या होगा, हमारा इख्तियार इसी पे है ना। सिर्फ वो जवाब जो है जहां जहां से मजबूत मिलता है, और ये बात मैं कम से कम साफ तौर पे कह सकता हूं कि जहां से जवाब मजबूत मिलेगा, तो क्योंकि इन सब एजेंसीज के पैर नहीं है, ये गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर आईनी काम कर रहे हैं, तो ये पीछे हटेंगे। जहां जहां रिस्पॉन्स मजबूत नहीं मिल रहा, हमारे ऑफिस में देखिए हमला हुआ, इतना बड़ा हमला ही बोलता हूं उसे मैं, तो बैकफुट पे जाना पड़ा क्योंकि हमने कानून के, आइन के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक ढंग से उसको रेजिस्ट किया। तो एक मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां जहां रेजिस्ट होगा आईनी तौर से, संविधान के तौर से, ये लोग पीछे हटेंगे क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं, ये जुर्म है जो अभी इस वक्त हो रहा है। लेकिन अगर हमारा रिस्पांस ठीक नहीं होगा तो ये हावी होते जाएंगे और बचेगा कोई नहीं। ये बात समझ लें। अब अगला नंबर किसका होगा? जिसके ऊपर भी ये उंगली रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे लोग भी जो इनके राब्ते में रहे, उनको भी नहीं छोड़ रहे। ये देखिए ना, देखने की बात ये भी है। तो अब दूसरी जो अहम बात मैं कहना चाहता हूं, उसके पहले कि आप दूसरा सवाल पूछें, वो यह है कि इसका रास्ता एक तो यह है कि इसकी मजबूती के साथ मुखालफत करना, दूसरा यह है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़े, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये जुर्म कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं,
इनको सबक सिखाने के लिए कानून में बहुत गुंजाइश है, संविधान में बहुत गुंजाइश है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक जहती दिखाएं और हम इनको कानूनी तौर से सबक सिखाएंगे सब। महमूद पराजा साहब, आप कह रहे एक साथ आने के लिए और उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी भी जब मामला होता है तो कानूनी लड़ाई तो लड़ी जाती है। उमर गौतम साहब का मामला हुआ, उस मामले में भी कानूनी जिद्दोजहद चल रही है। इनका भी मामला हुआ तो इनके मामले भी आज भी कोर्ट में बहस हुई। पुलिस की मांग थी एटीएस की कि इन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो कानूनी जिद्दोजहद तो चल ही रही है। जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है कानूनी जिद्दोजहद चलती है। 2 साल तक कम से कम जेल में जिंदगी गुजरती है। दिल्ली राइट्स में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सब जेलों में बंद है। अब 1 साल से ज्यादा हो गया, तब उन सबको रिहाई मिलनी शुरू हुई है। कोई सबूत नहीं है। तो कानूनी जिद्दोजहद में तो कम से कम 2 साल जिंदगी बर्बाद हो ही रही है। अब फिर आप किस कानून की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कानूनी जद्दोजहद दो तरह की, एक दिफाई, अपने लोगों को छुड़ाना, एक जो जुर्म कर रहे हैं, जो ये पुलिस के अधिकारी, गवर्नमेंट के अधिकारी और अपने राजनीतिक आका जो हैं उनके इशारे पर, उनकी कहने पर या उनके डर से तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, उन सरकारी और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो और लोग नहीं कर रहे, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। मैं उसी की तरफ बार बार इशारा कर रहा हूं कि जो जिस तरीके से हमने दिल्ली दंगों में, हमारे ऑफिस में जिस तरीके से पुलिस की कारगुजारियां, जो कि अपराध थे, जो कि जुर्म थे, उसको हाईलाइट किया और कितनी जबरदस्त जद्दोजहद हुई, पूरी दुनिया ने देखी वो। उसके बाद लेकिन कोर्ट का रवैया देख रहे हैं आप सब लोग, बदल रहा है। कोर्ट ने महसूस किया, अलग अलग अदालतों ने पुलिस के खिलाफ कितनी सख्त जो है तनकीदें की हैं, कितनी सख्त टिप्पणियां की, और हमारे वाले केसेस में तो 25,000 का जुर्माना भी लगाया और ये भी बोला कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराइए आप लोग, और ये भी बोला कि कमिश्नर ऑफ पुलिस हमें रिपोर्ट देगा कि इस प्रकार की कोताहियां इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें मुलजिमों को बचाया जा रहा है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, वो नहीं होंगी। इसके लिए हमें रिपोर्ट भी सबमिट कीजिए। इससे पहले भी हमने दिल्ली हाई कोर्ट से, जब दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने ये ऑर्डर किया था कि हिंदू लोगों को, खास तौर पे ये ऑर्डर किया था कि हिंदू लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो हमने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। हमने उत्तर प्रदेश में बिजनौर में जाके डीएम और एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी एक केस आर्ग्यू किया। हमने पीआईएल डाल रखी है वजाहत हबीबुल्ला साहब के, जिसमें वो हैं और दूसरे दीगर लोग भी हैं, चंद्रशेखर साहब भी हैं, कि यूपी में जो 2020 में दिसंबर में गोलियां चला के मासूम बेगुनाह मुसलमानों को मारा गया था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। 6 डीएम और 6 एसपी के खिलाफ हमने मुकदमे डाल रखे हैं। हमने एससी एसटी के केसेस में, दर्जनों केसेस में पुलिस के खिलाफ, जो शेड्यूल कास्ट भाइयों के साथ और बहनों के साथ हमारे ज्यादती होती है और शेड्यूल कास्ट एक्ट का पालन नहीं होता, हमने पुलिस के खिलाफ अलग अलग स्टेट्स में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्शन कर रखा है। सरकारी अफसरों के खिलाफ, जो डीएम्स और एसपी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रखी है। तो उस चीज से ये इस पे लगाम लगेगा। सिर्फ दिफा करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें पता है ये बेगुनाह है, जो लोग इनको फंसा रहे हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल जेल में रह के आएंगे, लेकिन उनका जो जुर्म कर रहे हैं और उनके राजनीतिक आकाओं का जो जुर्म करवा रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अगर आप हाथ नीचे करके सिर्फ थप्पड़ खाते रहेंगे, कानूनी कार्रवाई वापस नहीं करेंगे, तो वो मैं नहीं समझता कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई है। ये उन लोगों के ट्रैप में आना ही है कि उन लोगों को कानून का कोई डर ही नहीं होता। उन्हें पता है कि हम बंद करेंगे शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को, माइनॉरिटीज के लोगों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिख को, और वापस कुछ होगा नहीं हमारे ऊपर। तो ये है बुनियादी फर्क जो करना चाहिए, जो नहीं हो रहा। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं महमूद पराचा, हम अपने ऑडियंस को बता दें कि एक मुकदमे में एक शक्ल वो है जो हम अपना बचाव करते हैं, हमारे लोग गिरफ्तार होते हैं, उन्हें हम छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन पराचा साहब कह रहे हैं कि जिन लोग, जो अफसरान मुलविस है, जो बेकसूर हमारे लोग छूट कराते हैं, उन्हें किसने गिरफ्तार किया, क्यों उन पर केस लगाया गया, क्यों इल्जामात लगाए गए। तो ऐसे अफसरान पर, ऐसे लोगों पर मुकदमा दायर किया जाए, और जब ऐसे लोगों पर मुकदमा दायर किया जाएगा तभी मसले का हल हो सकता है और इन लोगों पर मुकदमा करना मुमकिन है, क्योंकि इन्होंने जुर्म क्या है, एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद की है। जी पराजा साहब, जब बरी होके आएंगे तब नहीं, आज ही से हो सकता है। आज ही से कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे आप, वो कहेंगे आपका इल्जाम है आप, क्योंकि देखिए,
वकील जो होता है वो कोई फैसला नहीं लिखता है, हम तो अदालत के सामने सबूत, तथ्य या प्रूफ्स रखते हैं, बहस करते हैं, उसके बाद फैसले अदालत कर रही है। एक ये भी जहन में बात क्लियर होनी चाहिए कि महमूद प्राचा नहीं कर रहे हैं, जजेस कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूती के साथ केस रख रहे हैं, सही तरीके से केस रख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात है समझने की। तो आज से ही एटीएस के ऑफिसर्स ने जो कानून को तोड़कर जो प्रोसीडिंग्स की हैं, जैसे दिल्ली दंगों में भी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट कह रहा है कि आप एफआईआर दर्ज कराइए क्योंकि इन्होंने मुलजिमों की मदद की। बड़ी एग्जांपल आपने बताया, वाकई दिल्ली दंगों में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अभी हाल ही में महमूद प्राचा साहब के एक केस में दिल्ली कोर्ट ने, कोकरडरमा कोर्ट ने शायद 25,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया पुलिस पर, और पुलिस को लताड़ा गया कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, केस को उल्टा सीधा किया गया, सबूत मौजूद नहीं पुलिस के पास। तो ये वाकई एक अहम बात है कि अभी से हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं कर रहे जो लोग केस लड़ रहे हैं, जो लॉयर्स है, जो तंजीमें हैं, वो क्यों सिर्फ दिफा कर रही है? और दिफा के अलावा देखिए ये भी, और कानूनी लड़ाई जो है वो एक हिस्सा है, एक दूसरा हिस्सा उससे भी बड़ा है कि हम सब मिलकर पीसफुल तरीके से जो हमारा प्रोटेस्ट करने का राइट है, जो संविधान ने हमें दिया है और जो हमारी जिम्मेदारी भी है, अगर आज संविधान की धज्जियां उड़ा के और गलत इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं तो ये हमारी मुल्क के लिए जिम्मेदारी भी है कि हम सब एक साथ आके, और मैं आपके जरिए से एक इनविटेशन भी देना चाहता हूं कि सब लोग इकट्ठे हों और हम पार्लियामेंट पे एक बड़ा मुजाहिरा करें। मैं जो हमारे दूसरे कायद हैं उनके पीछे खड़ा होके ये मुजाहिरे में शामिल होने को तैयार हूं। अपने हम सब लोग जो हमारे साथ हैं वो सब आएंगे, लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटीज को खास तौर पे एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ जॉइंट एक्शन एक लेना पड़ेगा, नहीं तो संविधान की धज्जियां उड़ा के, ये लोग जुर्म नहीं, गुनाह नहीं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है जो आज हो रहा है। और हम सब लोग अपने आपस में कुछ अगर एक दूसरे के साथ वो नहीं है हमारा, जो कहें कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये हम सब लोग ही इसमें किसी ना किसी हद तक एक जिम्मेदार हैं कि हम एक जॉइंट फेस नहीं पेश कर पा रहे हैं। आप इस बात के गवाह हैं कि हम इस डायरेक्शन में दिन रात एक किए हुए हैं कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, बैठें और एक साथ इस सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयों से, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट की गैर कानूनी कार्रवाइयों के साथ एकजुट एकमुश्त होकर लड़ाई। ये बहुत अहम बात आपने की है। 2-3 सवाल भी से उठ रहे हैं। तो ये कि सारे कायदीन, सारे मिली लीडर्स, मुस्लिम तंजीमों के सरबराह एक प्लेटफॉर्म पर आए। हम आपको बता दें नाजरीन के महमूद प्राचा साहब ने इस सिलसिले में कोशिश भी की थी। 3 मार्च को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई थी। प्राचा साहब आपने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी, आपने कोशिश की थी कि सारे लोग एक आए और एक सियासी प्रेशर बनाया जाए पॉलिटिकल पार्टियों पर, हुकूमत पर। क्या उसका नतीजा निकला? आगे कहाँ तक पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? देखिए उसमें कोशिशें हमारी दिन रात जारी हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि उस सिलसिले में दिन रात कोशिशें जारी हैं। बहुत सारे लोग आए भी हैं और जो लोग नहीं आए मैं उनसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, ये संविधान और देश का मसला है। ये हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाइयों के साथ इससे भी ज्यादा ज्यादती हो रही है, ये उनका मसला है। ये संविधान, और उससे सबसे ऊपर है हमसे देश, संविधान, उसका मसला है। तो आज चाइना और पाकिस्तान हमारे मुल्क के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं उसका हम दिफा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। चाइना ने कितनी जमीन हड़प ली हमारी, सारा हमारा जो इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए किसी दो मुल्कों के बीच में, ट्रेड डेफिसिट देखिए आप चाइना से कितना होगा। चाइना ने जो कोविड वायरस उसको, हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके खिलाफ भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज बोल रही हैं। तो ये जो चल रहा है, हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है, उसके लिए हमें सबको तकलीफ है। इसलिए हम मुल्क के लिए भी ये चाहते हैं कि ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए।
अच्छा बराजा साहब, आपने अभी यूपीएटीएस की बात है। यूपीएटीएस जब चाहती है, अब मौलाना कलीम सिद्दीकी को जिस तरीके से एटीएस ने गिरफ्तार किया है, रात के ऑलमोस्ट 10 बजे वो घर जा रहे हैं, तन्हा है, गाड़ी में, और रास्ता चलते हुए उनको यूपीएटीएस ने गिरफ्तार किया है। क्या कानून में इस तरह का है कि अब किसी को राह चलते हुए गिरफ्तार कर लिया जाए, घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया जाए, मोबाइल को बंद कर दिया जाए, अगर पुलिस स्टेशन में लोग पहुंचते हैं तो उन्हें कोई जवाब न दिया जाए, परेशान रखा जाए? क्या है कानून आखिर एटीएस को, क्या राइट हासिल है? बीके बासु की एक बहुत बड़ी जजमेंट है, और मैं वही तो कह रहा हूं ना, लेकिन इस डायरेक्शन में काम नहीं होता ना। आप खुद ही बता रहे हैं ये सब गैर कानूनी काम है। तो मतलब ये गैर कानूनी, तो यूपीएटीएस ने जो कुछ गिरफ्तार किया इलीगल बिल्कुल गिरफ्तारी है गैर ये? कानूनी है, गैर कानूनी, 100% गैर कानूनी। लेकिन उसको साबित करने के लिए अदालत के सामने उसके सबूत पेश किए जाने चाहिए ना। एक बात, एक आप एक सहाफी हो, आप ये बात कितनी आसानी से बता रहे हो, और कोई भी वकील इस बात की, जो जिस तरीके से उन्होंने अरेस्ट किया है, गैर कानूनी होने की सबूत अदालत में पेश कर सकता है। तो ये क्यों नहीं हो रहा, यही हमारी तकलीफ है, यही हमारे दिल पे नश्तर की तरह रहता है कि ये क्यों नहीं हो रहा। ये यही बात है, बस इसकी बुनियादी बात। बीके बासु की जजमेंट है, और मौलाना क्या फरार थे कहीं? दिल्ली में क्यों मौजूद थे, फौरन वही उनका वही घर तो है, कह रहा हूं, रास्ते मौलाना पे थे। फरार थे क्या कहीं? मौलाना क्या कहीं छुपे हुए थे? और आप ये देखिए ना, हर महीने, हर वक्त एक वक्फा देके कि एक अरेस्ट की आग अभी ठंडी नहीं होने पाए, दूसरी अरेस्ट करा लें। तो ये इसको जारी रखना चाहते हैं यूपी के इलेक्शन तक, एक एक आदमी अच्छा को बराजा साहब, गिरफ्तार आप कह रहे हैं करके। कि यूपी के इलेक्शन को लेकर के इसे जारी रखा जा रहा है। क्या आपको जी, लगता है कि वाकई यूपी इलेक्शन से सब गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, या ये जो बीजेपी सरकार है, आरएसएस है, इनका एक एजेंडा ही है कि जो लोग मुसलमानों में दावत का काम करते हैं, या जिनकी बातों से लोग मुतासिर होकर के इस्लाम अपना लेते हैं, उन सबको बैन किया जाए, उन सबको बंद किया जाए, और उनकी इस तरह की मुसलमानों में जो सरगर्मियां हैं सबको खत्म कर दिया जाए, मुस्लिम लीडरशिप में खौफ पैदा कर दिया जाए कि आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप कुछ करेंगे तो आपका ठिकाना जेल होगा? देखिए इसमें बहुत ध्यान से समझने की बात है। सिर्फ ये मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लेकिन शायद अभी भी मैं अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। मुसलमानों के साथ एक तरीका है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ दूसरे तरीके से हो रहा है। यही काम हो रहे हैं रोज, डेली। आप देखिए क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, SC ST के लोगों को लिंच किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन छीन ली, प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये अलग अलग तरीके हैं। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं सिर्फ वही किसी हद तक सेफ है, बाकी सब पे अटैक है। और मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर पे टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी नफरत पे ही सारी राजनीति टिकी जा रही है। उनकी नफरत को इतनी ज्यादा हाईलाइट अगर नहीं किया जाएगा तो लोग सवाल पूछेंगे चाइना क्यों घुसाया मुल्क में, पूछेंगे लोगों के पास खाने को क्यों नहीं है, क्यों 85 करोड़ लोगों को राजा सरकार के साहब, आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है खाना खाने के लिए, 5 किलो अनाज के लिए। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है मुल्क के लिए कि 85 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री जी बताते हैं 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो आप देखिए ना, 85 करोड़ लोग हमारे मुल्क में मोहताज हैं अनाज के लिए, खाने के लिए, भुखमरी से मर जाएंगे अगर 5 किलो अनाज नहीं मिला तो। ये हालात पे सवाल नहीं उठते क्योंकि मुसलमानों की नफरत इतनी फैलाई जाती है, और उस पर पूरी मीडिया, जो बिकी हुई मीडिया है, मेन स्ट्रीम, आप जैसे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिए पूरी ताकत से इसी पे जुट जाते हैं, पूरी सरकारी तंत्र लग जाता है, सारे इंस्टीट्यूशन जो आज डाइल्यूटेड हैं, जो सरकार ने दबाव में लाके कर रखे हैं, वो सब इसको प्रमोट करते हैं। तो ये मुल्क को कमजोर करने की बात है। तो ये एक तरीका राजा है, साहब, मगर ये इलेक्शन से कनेक्टेड है, ये भी समझिए आप, तरीका है। और असल में तो डॉक्टर जाकिर नहीं, नाइक को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ केस किया गया, मीडिया ट्रायल, वो तो वहां कौन सा इलेक्शन होने वाला था 2014 के फौरन बाद, क्या जीतने के बाद? आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ये ऐसी आग है जिसमें अगर पेट्रोल डाल के नहीं रखा जाएगा कंटिन्यूस तो ये आग बुझ भी सकती है। तो इसीलिए मनुवादी मानसिकता के लोग इसको जलाए रखेंगे, लेकिन इलेक्शन जैसे जैसे आते वैसे ये जबरदस्त तरीके से तेज किया जाएगा। लेकिन अगर जलाई नहीं रखी जाएगी तो कहीं बुझ गई, लोगों की आंखें खुल गई, बहुत दिन हो गए
कुछ कांड नहीं हुआ, तो लोग दूसरे सवाल तुरंत पूछने लगे ना, क्योंकि हर आदमी भूखा आया। सिर्फ अडानी अंबानी और इनके कुछ दोस्तों को छोड़ के मनुवादी मानसिकता के, और वो भी ज्यादातर गुजरात के लोग हैं, 90% से भी ज्यादा गुजरात के लोग हैं मनुवादी मानसिकता के जो बिजनेसमैन हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो हर आदमी परेशान है देश में। लेकिन वो ये आग जला के रखनी है तो उसके तरीके हैं, लेकिन इलेक्शन के आसपास ये एक पूरे कैंपेन के तौर पे चलाया जाए। लेकिन ये बात सरकार भी जानती है। एक सेकंड, मुझे एक बात, जो आपका सवाल है वो पूरा नहीं होगा जवाब उसका। सरकार ये बात जानती है कि ऐसा कोई भी काम, कोई भी मौलाना या कोई तंजीम नहीं कर रही है कि लार्ज स्केल कन्वर्जन हो रहे हैं। जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी तरीके से सोच समझ के और पूरे अपने अपने आप हो रहे हैं। और कोई कन्वर्ट सिर्फ मुस्लिम्स में ही नहीं हो रहे हैं, और जगह भी हो रहे हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक के बीजेपी के विधायक का कहना है कि मेरी माँ को ईसाई मिशनरी ने बहला करके ईसाई बना दिया है। बीजेपी के विधायक का कहना है कि मेरी माँ को ईसाई बना दिया गया है। विधायक बहका के नहीं बना, बहका के बना सकता है कभी कोई? जो विधायक की माता जी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा सपूत पैदा किया, जो विधायक बन गया, वो उससे कम अकल रखती होंगी या ज्यादा? तो अपनी माँ के लिए ये इज्जत है जिन लोगों की, तो आप सोच सकते हैं। तो बात ये नहीं है, ये मुस्लिम्स भी तो बहुत सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। आप तो टीवी चैनल्स पे देखते हैं रोज, मैं नाम गिनवाने शुरू कर दो, बड़ी लंबी फहरिस्त है। कितने सारे मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने सारे मुस्लिम्स कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपना नाम मुस्लिम बताते हैं। एक वजूहत है उनकी, वसीम रिजवी साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं। ऑब्वियसली वो तो हो ही चुके हैं ना, लेकिन वो एक मसलेतन वो अपना नाम वो रख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, मैं आपको नाम गिनवाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी लाइन जाएगी। तो मगर उससे ये भारत का संविधान इजाजत देता है ना किसी को भी, इसमें क्या गलती है? कोई मुसलमान अगर कोई और मजहब इख्तियार करना चाहता है, उसको अट्रैक्टिव लगता है, और आज के दौर में तो जब सरकार मनुवादी मानसिकता के लोगों की है, पूरे इंसेंटिव्स हैं, तो इनको सोचना चाहिए ना। सोचना नहीं चाहिए, इनको तो पता ही है कि कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है। के साथ कहते हैं कि घर वापसी हो गई है, बाज़ाब्ता देखता हूँ सोशल मीडिया तो यही कह रहा हूँ, जाती है कि फलां साहब शर्मा बन गए हैं, इनकी घर वापसी हुई है, इनका वेलकम है, और कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि जो कानून बनाया गया है कन्वर्जन से रिलेटेड कानून और लव जिहाद को सामने रख करके, तो उसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उस कानून के बनाए। अच्छा प्राजा साहब, इससे आगे सवाल करूंगा मैं, इस पे एक लाइन और, इस पे अगर एक मिनट हो, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो आज तो मुल्क में मनुवादी मानसिकता का राज है ना, तो कन्वर्ट किस तरफ होना चाहिए ज्यादा लोगों? तो ये भी, पर कन्वर्ट तो हो ही नहीं रहा है ना। जो नॉर्मल तरीके से जिसको होना है उसको कोई बंदिश लगा लो, वो ना मुसलमान से कोई और मजहब में जाना चाहेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा उसे, और कोई आना चाहेगा तो उसको भी कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आजकल जो माहौल है मुल्क में वो इस बात का है कि मुसलमान अपने मजहब को छोड़ के जाएं। माहौल इस बात का, क्रिश्चियंस अपने मजहब को छोड़ के जाएं, जहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी, जहाँ पे घर वापसी का वेलकम होगा, जहां उनके मालाएं डाली जाएंगी और सरकारी मदद मिलेगी। माहौल तो वहां का है ना। लेकिन अगर ये खुद ही कह रहे हैं तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोग आपस में इस बात में क्यों बहस करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ये राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये सरकारों को और मनुवादियों को अच्छे से पता भी है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। प्राजा साहब, मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जाता है कि कन्वर्जन कराते हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में काम करती है, बड़ी तादाद में लोग क्रिश्चियनिज्म को भी अख्तियार करते हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। उनका कोई केस सामने आता है, खामोशी तारी हो जाती है। लेकिन अगर किसी मुसलमान का मामला होता है तो मीडिया में भी हंगामा, पॉलिटिकल गलियारों में भी आएगा, सियासी शख्सियत का बयान सामने आता है। ये फर्क क्यों है दोनों कम्युनिटी को लेकर? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा फर्क है। ग्राहम स्टेन साहब थे, फादर ग्राहम स्टेन, उनको इसी तरह का झूठा इल्जाम लगा के मारा गया। ऐसा नहीं है ये, ऐसा नहीं है ये तो। लेकिन मुसलमानों से, मैं आपको क्या बता रहा हूं बार बार, मुसलमानों से वो नफरत पैदा होती है जिससे मनुवाद को बढ़ावा मिलता है, राजनीतिक बढ़ावा मिलता है। तो वो है असली बात। तो वो जुल्म उतना ही रहा है क्रिश्चियंस के साथ भी। क्रिश्चियंस को छोड़ दीजिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ भी उतना ही जुल्म हो रहा है। जो लोग बुद्धिस्ट भी बनना चाहते हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट जाके देख लीजिए क्या हो रहा है। तो मगर राजनीतिक लाभ से, इसीलिए पब्लिसिटी ज्यादा इसकी होती है, और ये खुद करते हैं। जो
मॉब लिंचिंग वगैरह की वीडियोस भी बनाते हैं, ये खुद ही तो वायरल करते हैं, क्योंकि इसको उन्हें प्रमोट करना है ज्यादा। लेकिन ज्यादती सबके साथ हो रही है, और अंबेडकर वादियों के साथ तो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है। बाबा साहब, हम लोग तो अपने अपने मजहब मानते हैं अपने घर में, अपनी जाती जिंदगी में, लेकिन बाबा साहब के बारे में बात करते तो हम लोगों से सबसे ज्यादा दुश्मनी है कि भाई बाबा साहब का जो नाम ले रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो तो इनके सबसे बड़े दुश्मन है। वहां तो मजहब भी पीछे रह जाता है, अंबेडकर वादियों को तो ये चुन चुन के मार रहे हैं, किसी भी तरह का, किसी भी मजहब का हो, हर एक अंबेडकरवादी सबसे बड़े निशाने पर है। फरहान साहब, आप लोग असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, और कल ही दिल्ली में अशोका रोड पर उनके घर पर हिंदू सेना के लोगों ने हमला किया है, तोड़फोड़ किया है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, कोई सेफ नहीं है। शुरू से आखिर तक आपके इंटरव्यू में यही कह रहा हूं, कोई भी सेफ नहीं। हमें सबको एक लेकिन उनको तो प्लेटफॉर्म आप लोग पे, दोस्त बताते हैं ना कि वो बीजेपी के दोस्त हैं। दोस्त दुश्मन तो हालात बताते हैं। कोई इंसान बताए और कोई इंसान की बात पे भरोसा करे, वो मुनासिब नहीं है। मगर जो मैसेज हम लोग दे रहे हैं, कोई भी सेफ नहीं है। जिस भी इंसान को ये जब चाहेंगे इनके जाविये में आएगा, वो उसको उनको सूट करेगा तो ये सबको मारेगा। ये बुनियादी बात है। इसको बुनियादी बात को नजर में रख के हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ओवैसी साहब को भी आना चाहिए, बाकी सबको भी आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। फिर देखिए, हम सबके जो दिल में है, ओवैसी साहब के दिल में भी वही है बात जो हमारे दिल में है, कि इस देश में संविधान का राज चले। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसका राज हो। ये ओवैसी साहब के दिल में भी है, जो दिल की गहराइयों में है वो यही है। सिर्फ जो मनुवादी है, जो मनुवादी मानसिकता का, सिर्फ उसी को अंबेडकर वादियों से तकलीफ है, उसी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से तकलीफ है। तो हमें सब अंबेडकर वादियों को, सबको जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाबा साहब का समर्थन करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मैं यही बात बार बार दोहराना चाहता हूँ। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा, और पूरे इंटरव्यू में इसी बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि अब भारत में कोई भी महफूज नहीं। उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया, मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला किया गया, पिछले दिनों खुद महमूद पराचा की ऑफिस पर रेड मारी गई, 16-17 घंटे तक रेड मारी गई, और भी मुल्क के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को टारगेट किया गया है। और साफ महमूद पराचा साहब इस पूरे मुझे रोज धमकियां आती हैं, वो हमले वैसे नहीं। मैं अगर आपको अपना फोन दिखाऊं डेली कि अब मार देंगे, घर से निकल के मार देंगे, ये डेली का रूटीन है। मुझे तो खैर आदत पड़ गई है, तो मैं हमेशा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन डेली धमकियां, डेली ये सब हरकतें हो रही हैं। मैसेजेस, मैं आपको अगर व्हाट्सएप मैसेजेस दिखा दूंगा तो आप लोग सब हैरान, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन हम लोगों को तो अल्लाह ताला ने दूसरी तरह से बनाया है, तो हम तो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। हमने बहुत देखे हैं और बहुत देखे पहले भी और आगे भी देखेंगे। तो मैंने कहा मैं ये बात और बता दूंगा, सिर्फ पुलिस की अटैक उसको मत देखिए जो पुलिस ने घंटों घंटों तक, एक बार नहीं 3 बार किया। ज्यादा आते हैं ये जो मैसेज वाले होते हैं ना, फोन करके होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बड़े बुज़दिल लोग होते हैं, लोग खुद कभी मिलत टाइम्स के दफ्तर में हमारे पर्सनल पे फोन करके इस तरह के लोग हरकतें करते रहते हैं। तो बहरहाल पराचा साहब के ही कहना है, बार बार जोर देना है कि कोई भी महफूज नहीं, किसी पर भी हाथ डाला जा सकता है। और जब कलीम सिद्दीकी साहब पर हाथ डाला गया तो बात बहुत ज्यादा सोचने की है, गौर करने की है। और पराचा साहब की कोशिश है कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पर इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप मसले के इख्तिलाफात को दूर करने की बात कीजिए, समाजी मुद्दों पर बात कीजिए, बल्कि सियासी तौर पर मुत्तहिद होने की जरूरत है। जितनी मिल्ली तंजीमें हैं, सियासी पार्टियां, सबको एक साथ मिलकर के एक मुश्तरका हल निकालने चाहिए। और हुकूमत के खिलाफ, सियासी ताकतों के खिलाफ, और वो लोग जो इनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उन सब के खिलाफ एकजुट होकर के कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पराचा साहब ये बार बार जोर दे रहे हैं। इससे पहले 3 मार्च को पराचा साहब ने कोशिश भी की थी, वो कोशिश आगे कितनी कामयाब होगी वो सब वक्त बताएगा, लोगों को इंतजार है। पहले भी हमारे देश में कई सारी तंजीमें मौजूद है जिन्हें इसीलिए बनाया गया कि सब लोगों को मुत्तहिद करे, एक होकर काम करे। लेकिन
जब भी ऐसा मामला आता है तो मुसलमान खुद को बेयारो, मददगार और तन्हा महसूस करते हैं। उन्हें कहीं से कोई मदद मिलती हुई दिखाई नहीं देती। बहरहाल मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिनों की अदालती तहवील में उन्हें भेजा गया है। आगे इस केस का क्या होगा उनके साथ, जिन 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ने की बातचीत हो रही है। फिलहाल अभी तक उनके छोड़े जाने की कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और सभी जगहों पर मिलत टाइम्स को फॉलो कीजिए और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। और बहुत शुक्रिया महमूद पराजा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अगर आप लोग इस केस के बारे में कुछ चाहते हैं, महमूद पराजा साहब की बातों से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।